हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन कर रहे थे। आज उसी चर्चा को आगे हम बढ़ा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि वहां पर अंत्येष्टि संस्कार कैसा था। कहने का मतलब है कि आप व्यक्ति विशेष की जब मृत्यु हो जाया करती थी तो फिर वो क्या करते थे, किस तरह से प्रक्रियाओं को अपनाते थे और क्या क्या विधि थे, कौन कौन सी मान्यताएं थी, उन सब चीजों को आज हम विशेष रूप से देखेंगे। तो देखिए, अंत्येष्टि संस्कार में वो दो तीन तरह की चीजों को अपनाया करते थे। पहला था पूर्ण समाधिकरण। देखिए, पहले प्रक्रिया जो अपनाया करते थे उसको बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। समाधिकरण, ठीक। इसमें क्या होता था, इस चीज को आप जान लीजिए। इस प्रक्रिया में क्या करते थे, व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई तो उसके शरीर को ले जा करके उत्तर और दक्षिण रख करके एक गड्ढे में डाल दिया जाता था। क्या किया जाता था, बॉडी को, शरीर को उत्तर दक्षिण रख दिया जाता था। शरीर को उत्तर से दक्षिण रखा जाता था और उसे एक गड्ढे में दफना दिया जाता था, ठीक। उसको बोला जाता था पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या मान्यताएं थी, और इसके साथ कुछ, शरीर के साथ कुछ कुछ चीजों को भी डाल दिया जाता था, जैसे कि बर्तन, ठीक। फिर बर्तन के बाद कुछ आभूषण भी डाल देते थे, आभूषण, कंघी वगैरह, कंघी, शीशा, इस तरह की चीजों को शरीर के साथ वे व्यापक रूप से दफना दिया करते थे। इन सब चीजों को डालने का कारण क्या रहा, सोचने वाली बात है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इन सब चीजों को करेगा क्या भाई, बर्तन, आभूषण, कंघी, शीशा को करेगा क्या। तो इनकी मान्यताएं थी कि इस लोक में तो इन सब चीजों का उपयोग वो कर ही रहा है, इस लोक से बाहर जब उसकी मृत्यु होगी तो किसी और लोक में जब जा रहा है तो इन सब चीजों की जरूरत उसे पड़ेगी, इसीलिए साथ, शरीर के साथ इसको दफना दिया जाता था इन सब चीजों के साथ। तो देखिए, एक वर्ड यूज आया, पारलौकिक जीवन। पारलौकिक जीवन यानी दूसरे लोक के जीवन, यानी ये मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना में विश्वास कर रहे हैं। यानी इस लोक में तो आदमी अपना क्रियाकलाप कर ही रहा है, मृत्यु के बाद जब दूसरे लोक में जाएगा वहां भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसी को बोलते हैं पारलौकिक जीवन। इसमें विश्वास करते थे। तो पहला जो प्रक्रिया अपनाते थे उसको पूर्ण समाधिकरण बोलते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो अपना रहे हैं उसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, ठीक। इस चीज को भी समझ लीजिए, क्या है आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या हो रहा है, आंशिक समाधिकरण में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है तो उसके शरीर को खुले स्थान पे रख दे रहे हैं। खुले स्थान पे रखने के बाद क्या हो रहा है कि उसके शरीर को चील, कौए, इस तरह के जो जंतु हैं वो उसको खा ले रहे हैं। खाने के बाद क्या हो रहा है, उसका जो अवशेष बच रहा है, मतलब कि हड्डी बच गया या खोपड़ी बच गया, उसको ला करके जमीन के अंदर दफनाना, इस प्रक्रिया को आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और इसको लिख लीजिए एक पॉइंट यहां पर कि अभी मैं समझा रहा हूं आपको। पारसी समुदाय है देश में, हमारे देश में पारसी समुदाय है, आपको पता ही होगा। तो हमारे देश में एक पारसी समुदाय है, उसमें भी इसी तरह की आंशिक समाधिकरण की प्रक्रिया कुछ देखने को मिलती है। उसमें भी जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो ऊंचे स्थानों पे शरीर को रख दिया जाता है और चील, कौवे जो होते हैं, जो बॉडी को खाते हैं, वो उसको खाते हैं और उसके बाद जो अवशेष बन जाते हैं उनके बाद वे इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो देखिए, उस सभ्यता में भी आंशिक समाधिकरण चल रहा है और हमारे आज जो भारतीय समाज में भी किसी किसी समाज में आंशिक समाधिकरण की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो कितना, मतलब कि सिमिलरिटी दिखाई पड़ता है उस काल और इस अभी के वर्तमान जीवन में। तो आंशिक समाधिकरण हो गया। तीसरा जो था इसको दाह संस्कार बोलते हैं।
दाह संस्कार। इसमें क्या था, इस चीज को भी देख लीजिए। दाह संस्कार की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में था दाह संस्कार में कि मृत व्यक्ति को जलाना और जलाने के बाद उसके जो कुछ अवशेष बच गए, मतलब कि बॉडी का कुछ पार्ट बच गया, जैसे हड्डी, कुछ कुछ ये सब चीजें जो बच गई, उनको जा करके एक कलश या फिर बोले कि मृदभांड में रख कर उसको जमीन के अंदर डालकर गाड़ दिया जाता था। और उसके साथ क्या किया जाता था, उसके साथ करते ये थे कि उस मृदभांड के अंदर कुछ उसकी जरूरत की चीजें डाल दी जाती थी, जैसे कि बर्तन, इसमें भी बर्तन और बर्तन डाल दिए, हाथी दांत डाल दिए, हाथी दांत, ठीक है। कुछ पक्षियों के प्रतीकात्मक चित्र, पक्षियों के प्रतीकात्मक चित्र, पक्षियों के प्रतीकात्मक चित्र, इन सब चीजों को डाल करके दफना दिया जाता था जमीन के। तो उस विधि को क्या बोला जाता था, दाह संस्कार कहा जाता था। तो कहने का मतलब ये है, और दाह संस्कार की प्रक्रिया के बारे में अगर अभी देखें तो भारतीय समाज में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है तो आज भी वही होता है, जा करके हम उसको शमशान में ले जाते हैं और उसके शरीर को जला देते हैं, यही दाह संस्कार है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें वहां से चली आ रही हैं और आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। इस चीज को आप समझिए कि वहां ये 3 प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था। कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन तीनों माध्यमों के द्वारा, इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा कोई अगर मनुष्य की मृत्यु हो गई तो उसको दफनाने का काम, जलाने का काम किया करते थे, ठीक है। ये अंत्येष्टि संस्कार हो गया। इसके बाद एक विषय के बारे में अब लास्ट पढ़ा जाएगा, वो है कि इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता थी, जिस गति से ये ऊपर आई धीरे धीरे उसी गति से इसका पतन भी हुआ। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे होंगे, इतनी विकसित सभ्यता थी, तो इसके पतन के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ होगा, उस चीज को भी हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता अचानक से विलुप्त हो गई, और तो कुछ कारण रहे होंगे कि हाँ, कुछ प्राकृतिक कारण रहे होंगे या फिर कुछ बीमारी फैली होगी, इसके कारण ये सब, इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। इन सब चीजों को देखा जाए। कहने का मतलब है कि जितनी गति तेजी से ये सभ्यता ऊपर आई, मतलब कि यहाँ पर इस सभ्यता का जन्म हुआ, ये सभ्यता जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी तेजी से इसका पतन भी होगा। तो जैसे उत्थान हो गया, ये उत्थान और ये पतन, ठीक, अचानक से विलुप्त हो गई। तो हम इसके पतन के बारे में देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ होगा, कौन कौन से कारण रहे होंगे पतन या फिर नष्ट होने के कारण, नष्ट होने के कारण, होने के कारण क्या क्या रहे होंगे, इस चीज को देखिए। पहला देखिए, पहला विद्वान जो कारण बोलते हैं वो बाढ़ की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि बाढ़ के कारण। बाढ़ क्या है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर आप विस्तार देखेंगे तो अधिकतर नगर कहाँ बसे हुए, नदी के किनारे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, फिर सुतका गेंडोर हो गया, ये बहुत सारे जो नगर थे वो सब नदी घाटी के किनारे या फिर नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो विद्वानों का मानना यह है कि लगातार बाढ़ की भयावह स्थिति के कारण बार बार बाढ़ आ रहे होंगे उस क्षेत्र में, जिसके कारण लोग वहां से पलायन कर गए और धीरे धीरे ये सभ्यता का विलुप्त हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई। तो कहने का मतलब है कि लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रही, लगातार बाढ़ की स्थिति, ठीक है। अब इसके विषय में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रही है, मोहनजोदड़ो की खुदाई होने पे, कि जब खुदाई हो रही है तो वहां आपको 7 बार बाढ़ का प्रमाण प्राप्त हो रहा है, 7 लेयर प्राप्त हो रहे हैं। तो विद्वान उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ये अनुमान लगाए
कि यहाँ कम से कम 7 बार बाढ़ आ चुका है, यानी बारंबार का है बाढ़ की, 7 बार बाढ़ का प्रमाण दिखता है वहां, बाढ़ का प्रमाण दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों से क्या है, विद्वान मानते हैं कि बाढ़ की भयावह स्थिति के कारण इस सभ्यता का नष्ट हो गया होगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है, कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे नगर तो नदी घाटी से बहुत दूर थे, तो वहां तो बाढ़ आ नहीं सकता है, तब फिर कैसे ये सभ्यता नष्ट हो सकती है। ये भी एक विचार का विषय है भाई। कोई मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नगर बसा हुआ और यहाँ से नदी जा रही है, तो ये बाढ़ से नष्ट हो सकती है। परंतु अगर यहाँ से नदी जा रही है और इतने दूर पे कोई नगर बसा हुआ है, तो भैया बाढ़ से कैसे नष्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी सबसे प्रमुख कारण के रूप में इस कारण को माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में सबसे प्रमुख कारण है बाढ़ का योगदान। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बाढ़ के बाद अगली स्थिति किस चीज की थी। फिर देखिएगा आक्रमण। अगला जो पॉइंट बोला जाता है वो है आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण हुआ होगा इस क्षेत्र में, आर्यों का आक्रमण हुआ होगा इस क्षेत्र में। आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वानों के जैसे व्हीलर और गार्डनर जैसे विद्वान हैं, उनका ये मत है कि आर्यों ने आक्रमण किया इस क्षेत्र में और फिर धीरे धीरे सभ्यता विलुप्त हो गई। अब आर्यों के आक्रमण पे भी संशय प्रकट होता है। कोई ठीक से मतलब कि ऋग्वेद में क्या है कि इंद्र जो है कि प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनको दुर्ग तोड़ने वाला कहा गया है। आर्यों का आक्रमण हुआ, इसके पक्ष में कुछ विद्वान तर्क देते हैं। जैसे पहला तर्क देते हैं इंद्र देवता। इंद्र देवता जो है दुर्ग तोड़ने वाले के रूप में माने जाते हैं। इंद्र के देवता, लिख लीजिए, इंद्र देवता, इनको दुर्ग तोड़ने वाला बोला जाता है, तोड़ने वाला कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। तो कहा जाता है, देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्गों का निर्माण हुआ था, पूरे प्राचीर से घिरे हुए थे नगर। तो इनके आक्रमण से ही इस सभ्यता का पतन हुआ हो, ऐसा विद्वान मानते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इनका जो कालक्रम है वो उतना सही बैठता नहीं है, इसलिए विद्वानों में इसको लेकर के मतभेद नजर आते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आर्यों के आक्रमण से इस तरह का घटना नहीं हो सकती है। दूसरा कि पश्चिम एशिया और वेस्ट एशिया से ऐसा कुछ भी प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है कि उस ओर से आर्य आए हों और सिंधु घाटी के क्षेत्र पर आक्रमण किए। इस बात को भी समझने वाला है कि ऐसा कोई एविडेंस, कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वेस्ट एशिया और मध्य एशिया से आर्य आए होंगे और सिंधु घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किए होंगे। तो आर्यों के आक्रमण को नकार दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान पक्ष में रहते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं, ठीक है। उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो एक कारण है वो कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, इस चीज को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, जलवायु परिवर्तन अभी भी महसूस किया जा रहा है। बहुत पेड़ हैं जो कट रहे हैं, जिससे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कहने का मतलब उस क्षेत्र में जो बहुत पीछे की कहानी है, ये बहुत प्राचीन काल की बात है। तो सिंधु घाटी और उसके आसपास क्षेत्र में घनघोर जंगल रहे होंगे, धीरे धीरे जंगलों की कटाई हो गई और लोग उस क्षेत्र को धीरे धीरे छोड़ करके कहीं अन्यत्र क्षेत्र में जाकर के बस गए होंगे, या फिर जलवायु में कुछ परिवर्तन आए होंगे, जलवायु बहुत ही कष्टकारी हो गई होगी, तो धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। ये विद्वानों का ऐसा मानना है। तो एक जलवायु परिवर्तन को भी एक कारण के रूप में हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण बाद एक अगला कारण है भूतात्विक कारण। भूतात्विक कारण कहने का मतलब है, देखिएगा, अगला जो कारण है भूतात्विक कारण। तात्विक कारण, इसमें क्या है, इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए।
देखिए, पृथ्वी के अंदर और बाहर मतलब प्रकृति में क्या है, हम भूगोल में आपको अनुसार बताएंगे कि अंतर्जात बल लगता है और बहिर्जात बल लगता है। तो मान लीजिए कि ये भूपटल है, ये भूपटल है, भूपटल है, तो इसके अंदर से एक बल लग रहा है, इसको अंतर्जात बल बोलते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक जो है सब है, उसके क्रियाविधि के द्वारा इन सब चीजों का अध्ययन किया जा रहा है, वैज्ञानिक अध्ययन। उसके द्वारा आपको पता चलेगा ना कि जैसे ये आंतरिक बल लगता है ना, तो ये भूपटल का जो लेयर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो मान लीजिए कोई नदी इस ओर ऐसे प्रवाहित हो रही है, और इसके कारण टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो नदी के मार्ग में परिवर्तन आएगा। यानी जमीन जिस सरफेस पर नदी बह रही है और पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से एक बल लगा, तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो जिसके कारण नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि भूतात्विक के कारण क्या हो रहा है, नदी मार्ग में परिवर्तन हो रहा है। इस चीज को जानिए, नदी मार्ग में परिवर्तन हो जा रहे हैं, नदी मार्ग में परिवर्तन। नदी मार्ग परिवर्तन होने से क्या हो रहा है, मान लीजिए नदी मार्ग परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि ये एक शहर बसा हुआ है और देखिए ये एक नदी यहां से बह रही थी ऐसे, तो शहर के किनारे थी नदी, अब नदी अपने मार्ग को बदल के थोड़ा सा इस ओर जा रही है। तो देखिए हर चीज की कमी हो जाएगी। पहली बात, शहर में रहने वाले लोगों के लिए पानी का दिक्कत, पहले नजदीक ही पानी मिल जा रहा था, अब दूर बढ़ गया। फिर मान लीजिए वहां कृषि कार्य हो रहे हैं, तो नजदीक से पानी मिल जाता था जिससे सिंचाई हो जाती थी, अब उसकी दिक्कत, यानी पीने के पानी की दिक्कत, खेतों की में सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत, इस तरह की समस्याएं पैदा होने लगी। तो कहने का मतलब है, इन समस्याओं को देखते हुए हो सकता है कि इस नगर में रहने वाले लोग कहीं अन्यत्र जाकर के बस गए हों। ये नगर यहाँ था और ये अन्यत्र जाकर के यहाँ बस गए, यहाँ से शिफ्ट कर गए, और नदी पहले यहाँ बह रही थी अब यहाँ बह रही है, तो नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब है कि इन सब दिक्कतों के कारण धीरे धीरे उस क्षेत्र का विनाश हो गया और सभ्यताएं विलुप्त हो गई। तो ये जो कुछ कुछ कारण हैं, आप इन कारणों को याद रखिएगा कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है और हमने पूरा अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया, किसने इसकी खोज की, कैसे कैसे इसमें किन किन विशेषताओं, मतलब कि इसमें जो जो विशेषताएं थी हम सभी विशेषताओं का अध्ययन किए, फिर उसके उत्थान पतन सभी चीजों का हमने विशेष रूप से चर्चा किया। और जा करके आप पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए और उसको एनालाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए। उसके बाद आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना आए, आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से हैंडल कर लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को भेजते रहिए। धन्यवाद।